जगह खड़े हैं वो एक अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। आप देख रहे हैं ये फायर जोन अग्नि प्रभावित, यहाँ कोयले की उत्खनन होती है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक स्थिति में लोग कोयले का उत्खनन करते हैं। कोल इंडिया पूरे विश्व में एक अपनी पहचान रखती है। कोल इंडिया कोयले की उत्खनन करने वाली कंपनी है। देश और दुनिया में इनकी अपनी एक अलग पहचान है। कोल इंडिया देश की कोयले की ज़रूरतों का 8% कोयला सिर्फ कोल इंडिया उत्खनन करती है, पूर्ति करती है। आज हमारे और आपके घरों में जो बिजलियाँ जगमगाती है, उसके पीछे भी कोल इंडिया की बहुत बड़ा अहम भूमिका है। सरकार की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के तहत भारत में कोयला खानों को 1970 के दशक में चरणों में पूर्ण रूप से राष्ट्रीय नियंत्रण में लिया गया। कोकिंग कोयला खान आपातकाल प्रावधान अधिनियम 1971 सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 1971 को लागू किया गया, जिसके तहत इसको टिस्को डीवीसी के कैपेटो खदानों के अलावा भारत सरकार के सभी 226 कोकिंग कोयला खानों का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया और उसे मई 1972 को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। इस प्रकार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बना था। इसके अलावा 31 जनवरी 1973 को कोयला खान प्रबंधन का हस्तांतरण अध्यादेश 1973 लागू कर केंद्र सरकार ने सभी 711 नॉन कोकिंग कोयला खानों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। राष्ट्रीयकरण के अगले चरण में 21 मई 1973 से इन खानों को राष्ट्रीयकृत किया गया और इन नॉन कोकिंग खानों को प्रबंधन करने के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड CML नामक कंपनी का गठन किया गया था। दोनों कंपनियों का प्रबंधन करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के रूप में औपचारिक नियंत्रक कंपनी का गठन 1975 में किया गया। वहीं निजी मालिकों के हाथ से निकलकर भारत सरकार के दामन में खदानों का आना देश और मजदूरों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन था। यहीं से शुरू हुआ कोल इंडिया का नया अध्याय। देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहा। कई उतार चढ़ाव के बाद भारत सरकार द्वारा 11 अप्रैल 2011 को कोल इंडिया लिमिटेड को महानवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। आज 2020 में कोयले की जरूरतों का 60% कोल इंडिया एवं उसकी सहायक कंपनी पूरा करती है। आधुनिक मशीनों की खरीदारी के लिए CIL ने इस वर्ष 7,000 करोड़ खर्च कर रही है। CIL मुख्य रूप से कोयले की उत्पादन करती है। इसकी ज्यादातर आपूर्ति बिजली और स्टील प्लांटों में किया जाता है। कोल इंडिया का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन जो अभी 600 मिलियन टन के आसपास है, इसको आने वाले समय में 1 बिलियन टन तक ले जाना है, ताकि देश में जो कोयले की आवश्यकता है वो परिपूर्ण हम लोग कर सकें और देश को जो नॉन एसेंशियल कोल इंपोर्ट है वो बंद कर सकें। जैसे माइथन नहीं है, पहले इंपोर्टेड कोल भी लेते थे, अब कोल इंडिया इनको पूरा कोल दे रहा है, तो इन्होंने इंपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इस तरह के जो भी प्लांट्स हैं जहाँ पर भी कोल हम लोग बिना इंपोर्ट किए दे सकते हैं, वहाँ पर हमारी कोशिश है इसको कर सकते। इसके अतिरिक्त कोल इंडिया में ये स्पष्ट है कि कोल का भविष्य 2 दशक है, 3 दशक है या 4 दशक है, लेकिन कोल इंडिया को हमेशा ही एक वायबल इकोनॉमिक एंटिटी रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग कुछ अन्य क्षेत्रों में कोशिश करें काम करने की, और इसके लिए सोलर ऊर्जा एक अन्य क्षेत्र है जिसमें कोल इंडिया ने 100 मेगावाट का कार्य लिया है और इस पर हम लोग कोशिश करेंगे। और मीथेन के लिए, कोल बेड मीथेन के लिए पहली बार हम लोगों ने झरिया का एक माइंस दिया है, जिसमें मीथेन के अगर टैप मत कीजिए तो निकल जाता है, और निकलता है तो वायुमंडल को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। कार्बन के कारण जितना नुकसान होता है उससे लगभग 15 या 20 गुना ज़्यादा नुकसान मीथेन का होता है। और दूसरी तरफ उसको टैप कर लीजिए तो उसका उपयोग किया जा सकता है ईंधन के रूप में। तो हमारा प्रयास है कि मीथेन जितना भी हमारे माइन से निकलता है उसको हम लोग उपयोग में ला सकें, और इसी के लिए एक माइंस अभी हम लोगों ने झरिया में ही दिया है, और CBM कोल्ड बेड मीथेन के लिए उसमें जो भी उसको लाभ होगा उसमें कुछ हिस्सा कोल इंडिया को देगा और अधिकांश हिस्सा वर्तमान में कोई ऐसा कंक्रीट प्लान नहीं है। इसमें अपने देश में ही कोयला इतना है कि इसका अगर हम लोग उत्पादन, अभी तक हम लोगों का पहले सोचा गया था, लेकिन आज के दिन में कोई कंक्रीट प्लान है कि जो भी कोयला सरप्लस हो
तो आसपास के देशों में एक्सपोर्ट हो सके, स्पेशली बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि में। इसलिए सबसे बड़ा प्रयास हम लोगों ने जो किया है कि ई ऑक्शन में जो भी लोग कोयला खरीदते हैं वो अगर एक्सपोर्ट करें, पहले प्रतिबंध था कि उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, देश के अंदर ही उपयोग करना है, उसको हम लोगों ने उस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है। भारत में व्यावसायिक रूप से कोयले का खनन 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कोल कंपनी ने पश्चिम बंगाल के रानीगंज में दामोदर नदी के पास पश्चिम बेसिन पर कोयला थी। पहली खदान भागर राष्ट्रीयकरण के पूर्व खनन मालिकों द्वारा अवैज्ञानिक ढंग से खनन कराया जाता था, जिससे क्षेत्र का वातावरण असुरक्षित हो गया था। प्राइवेट मालिकों द्वारा अवैज्ञानिक ढंग से उत्खनन के कारण कई खदानों में आग लग गई, जिसका खामियाजा आज भी बीसीसीएल और ईसीसीएल भुगत रही है। कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनियां हैं, जिसमें बीसीसीएल की अपनी एक अलग पहचान है। देश में उपलब्ध कुल कोकिंग कोयले का 3.91% कोकिंग कोल झरिया कोयलांचल में उपलब्ध कुल कोल भंडार का 59.8% कोकिंग कोयला है। भारत में मौजूद 5.31 बिलियन टन प्राइम कोकिंग कोल के 100% बीसीसीएल के पास है। समस्या भी उनके हैं। बीसीसीएल में सबसे बड़ी समस्या झरिया विस्थापन है। यहाँ से 1 लाख लोगों को विस्थापित करना है। धधकती आग से लोगों का जान बचाना ये एक बड़ी चुनौती है। यहाँ गोंडवाना पत्थरों के नीचे काले हीरे का विशाल भंडार है। इसका क्षेत्रफल 90,650 किलोमीटर है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि बीसीसीएल के सीएमडी पीएन प्रसाद से बीसीसीएल के दशा एवं दिशा के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के बारे में। अभी बात कर रहे हैं बीसीसीएल कोकिंग कोल लिमिटेड के सीएमडी प्रसाद साहब से। इनसे जानेंगे कि कोल इंडिया क्या है और आने वाला भविष्य कितना उज्जवल है। ये संभावना ये है कि कोल इंडिया लास्ट ईयर 607 मिलियन टन किया। हमारा 7 कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी से बीसीसीएल जैसा, एमसीएल, एससीसीएल ऐसा करके 7 कंपनियां हैं। इस साल हम लोगों का 660 मिलियन टन दिया गया है, बट अभी 640 तक हम लोग का इश्यू करने बात चल रहा है। इस बार थोड़ा सा बरसात में कुछ कंपनियां में इंक्लूडिंग बीसीसीएल थोड़ा सा प्रोडक्शन पीछे रहा, जिसकी चलते थोड़ा सा मतलब टारगेट से थोड़ा पीछे रहेगा। बट आने वाला समय में 2023-24 में हम लोग 1 बिलियन टन का प्रोडक्शन प्लानिंग है। 23-24 में कोल इंडिया 1 बिलियन टन टच करेगा। अगला साल 710 मिलियन टन है 2020-21 में, ऐसा करके 23-24 में 1 बिलियन टन करेंगे। और रफली अभी 80-83% कंट्रीज प्रोडक्शन कोल इंडिया के लगा है। तो आने वाला समय में भी कोल इंडिया का भविष्य अच्छा रहेगा। भारत में कंपनी का जो ये है, आने वाला समय में भी इट विल बी कॉम्पिटिटिव रहेंगे और करेंगे भी। कोल इंडिया उनके सहायक कंपनी खास करके बीसीसीएल की अपनी एक अलग पहचान है। इसमें विशेष क्या है विशेषता बीसीसीएल? बीसीसीएल मेनली कोकिंग कोल रिजर्व है। जैसा अभी हम लोग सेल का आप देखेंगे 2030 में सेल को चाहिए कम से कम 6.8 मिलियन टन कोकिंग कोल। हम लोग बीसीसीएल में भी जो वाशलिस हम बिठाने जा रहे हैं, तो उसका भी 2023-24 तक 6.45 मिलियन टन आएंगे और 29-30 में 6.9 आएंगे। जैसा हम लोग देश में 1,17,000 करोड़ अभी हम लोगों का जो इंपोर्ट में हम लोग लग रहा है। हम लोग अपना जो रोल कोकिंग कोल अबाउट 45 मिलियन टन इंपोर्ट हो रहा है। कोकिंग कोल का जो इंपोर्ट हम लोग डेफिनेटली 7 मिलियन टन हम लोग जो है देने से ब्लेंडिंग में उनको यूज होगा। 20% से 25% में सेल ब्लेंड करेंगे। कोकिंग कोल का रिजर्व बीसीसीएल में है, मेन रिजर्व जो है। एंड अपना जो है कुछ अंडरग्राउंड माइंस है, जैसे मुनिडी 15 सीम अकेला 2 मिलियन टन का प्लानिंग हो रहा है। और कपूरिया अंडरग्राउंड एक आने वाला है 3-4 साल के बाद, वो भी एक 2 मिलियन टन का प्रोजेक्ट है। अगर ये दोनों अंडरग्राउंड लॉन्ग वॉल के साथ आएगा तो ये 5 मिलियन का होगा, तो इसमें प्रदूषण भी कम रहेगा, इन्वायरमेंटल वाइज भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्रोथ 49.7 मिलियन आपको 23-24 का 1 बिलियन टन में हमारा अपना। कहा जाता है कि बीसीसीएल खास करके फायर फाइटिंग के लिए जो है पूरे विश्व में जाना जाता है। कैसे जो है इसको? फायर फाइटिंग मतलब जो बीसीसीएल 1973 से जो कंपनी आया है, बहुत पहले से हम लोगों का जो कोल इंडिया भी 75 से है। बट ये 70-80-100 साल से माइंस चल रहा है पॉकेट्स में। कोई माइंस बंद भी हो गया, अंडरग्राउंड में कहीं फायर भी लगा।
तो हम लोगों का जो नेशनल रिमोट सेंसिंग से जो भी फायर एरिया जो ये किया है, तो उसके हिसाब से अभी कुछ फायर कम भी हुआ और कुछ फायर के पैचेस को हम लोग डिग करके एक्सक्वेट करके उसको कम किया जा रहा है। तो जरिया में एक फायर फाइटिंग के हिसाब से जो है जरिया इज नोन फॉर इट, तो इसमें कुछ हम लोगों का स्टेप्स भी ले रहा है उसको कम करने के कोल इंडिया और CSR के लिए भी काफी कुछ करते हैं। कुल इंडिया तो कर ही रहा है। उसके साथ BCCL हम लोग अभी कुछ 750 आंगनवाड़ी केंद्र, तो हम लोगों ने 500 आंगनवाड़ी केंद्र का कर रहा है इसको रिहैब के लिए 500 आंगनवाड़ी केंद्र और कुछ स्मार्ट क्लासेस के लिए जो है हम लोग क्लासरूम का भी एड दे रहा है। और गिरिडीह में भी हम लोग 2.5 करोड़ का एक हम लोगों का स्किल डेवलपमेंट के लिए गिरिडीह के लिए भी सैंक्शन किया है। इस साल में करीब 12 करोड़ 13 करोड़ तक हम लोगों का जो फंड ईयरमार्क किया है। तो आने वाला समय में हम धनबाद के जो भी अपलिफ्टमेंट के लिए वी विल बी विद इट। क्या परिवर्तन आना चाहिए? परिवर्तन हम लोगों का जो कोल पोल्यूशन भी जो बार बार जो बात उठता है जरिया में, उसको कंट्रोल जरूर करना चाहिए। कुछ गोकुल धाम जैसा हम लोग पार्क है, इको रेस्टोरेशन 4-5 जगह है, और भी जगह अब जैसे इस बार 53 हेक्टेयर्स का हम लोगों का ईयरमार्क किया प्लांटेशन के लिए। एक तो प्लांटेशन हम बढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोगों का जो भी ट्रक्स बाहर जा रहा है तो टर्पोलिन में जहाँ पे कमी आए तो टर्पोलिन विल इंश्योर एंड वाटर स्प्रेइंग एंड अदर स्वीपिंग का मेजर्स लेके इसको पोल्यूशन कुछ हद तक हम लोग कंट्रोल करेंगे। राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला श्रमिकों की स्थिति में सुधार निरंतर जारी है। 70 के दशक में कोल इंडिया को मेन पावर 7,50,000 हुआ करता था और उत्पादन मिलियन टन के आसपास हुआ करता था। आज कोल इंडिया का मैन पावर 2,85,000 है, वहीं आउटसोर्सिंग में 70,000 है। कई मशीनीकरण का युग आने से 2019 में प्रोडक्शन 607 मिलियन टन हो गया। वहीं CIL CSR में हर साल 400 करोड़ खर्च करती है ताकि खदानों से मुहाने के 25 किलोमीटर के आसपास रह रहे लोगों को इसका फायदा मिल सके। CSR के तहत CCL में मुफ्त में शिक्षा और खिलाड़ियों की खेलने की व्यवस्था थी। हम लोग का CSR के प्रति हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और हमारी अपनी जो नीति है उसके मुताबिक जो सरकार के जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक जितना CSR में खर्चा करना होता है उससे ज़्यादा हम लोग खर्चा करते हैं। और पिछले 5 साल का एवरेज अगर कहा जाए औसतन 400 करोड़ के करीब हमारी 8 अनुषंगी कंपनी और कोल इंडिया मिल करके खर्चा करते हैं। और कोल इंडिया जो CSR का प्रोजेक्ट लेती है जो कि कंपनीज एक्ट में है, तो उसे पूरे इंडिया भर में ऑल इंडिया बेसिस में ले सकती है। सब्सिडी कंपनियों को की नीति के मुताबिक उनके CSR का 75% ना 80% उनके 25 किलोमीटर रेडियस ऑफ माइंस में करना होता है और बाकी 20% जो है वो अपने जिस स्टेट में है उस स्टेट में करते हैं। देखिए हमारे खतरास एरिया में जो भी सीम्स हैं 4 सीम हुआ 5 सीम हुआ 6, 7, 8 ये जो हमारा डिपार्टमेंटल पैच चल रहा है उसमें सभी फायर अफेक्टेड है और एक्सटेंसिवली अफेक्टेड विद फायर। और उसके बगल वाले पैच में जो हमारा आउटसोर्सिंग चल रहा है वहाँ पर फायर अफेक्टेड सीम्स नहीं है उतनी। तो फायर अफेक्टेड सीम्स में बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस का हम लोगों को प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। इसके लिए हम लोगों को एक अभी फायर टेंडर दिया गया है। पूर्व में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी क्योंकि जो हमारी बैकहोज है वो डीजल ऑपरेटेड है, तो उसमें प्रॉब्लम्स हुई थी कि एक दो बार उसमें फायर पकड़ा था, लेकिन हम लोगों ने उसको तुरंत जो है चूँकि उसमें ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम होता है तुरंत उसको कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन ऐसी घटनाएँ घटने की पूरी संभावना रहती है। इसके विषय में हम लोगों को बहुत प्रिकॉशन लेना होता है, कहीं भी जो डीजल है वो लाइन लीकेज नहीं है, हमारा जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है हमेशा अवेलेबल रहें, प्लस जो है हर मशीन का ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम जो है कारगर रहे, जिसका एक हर महीने जो है उसकी टेस्टिंग भी की जाती है और उसकी प्रॉपर रिपोर्ट्स भी की जाती है। डायरेक्टर टेक्निकल CIL विनय दयाल ने कहा है कि CIL सिर्फ उत्पादन की दृष्टि में नहीं है, खान सुरक्षा पर भी ध्यान देती है। साथ ही उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ी परियोजना एवं वासरी का
विस्तारीकरण कर रही है। इस वर्ष CIL 260 मिलियन उत्पादन करेगी। साथ ही 96% ओपन कास्ट परियोजना से कोयला निकाला जाता है। CIL पर्यावरण के प्रति भी जागरूक है। हमारा जो कोल एम्प्लॉय है बहुत सुखी एम्प्लॉय है। हमने केवल एम्प्लॉय के लिए नहीं किया, हमने हमारे यूनियन लीडर और बाकी जो हमारे दुकान हैं उन्होंने पूरे कोल इंडस्ट्री के वर्कर के लिए भी सोचा। हाई पावर वेजेस की, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए उन्होंने फाइट किया, उन्होंने सारा चीज़ किया। और सारा चीज़ जो जिस नेशनलाइजेशन का देखिए एक ऑब्जेक्टिव था, कोल इंडिया नेशनलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था कि कोयले राष्ट्र के कोयले की जरूरत को पूरा करें, ऊर्जा की जरूरत को पूरा करें। तो जो सोच थी, जो बदलाव था, उसको लाने में वो कोल इंडिया पूरी तरह से सक्षम हुआ। और आज एक बदलाव की दिशा है, उस बदलाव में कुछ और लोग आना चाहते हैं। हमने एक जो है नींव रख दी जिसमें कोयले का प्रोडक्शन हो सकता है, कोयले का एक्सप्लोरेशन कर दिया, कोयले के ब्लॉक्स दे दिए, हमारी ऊर्जा की जरूरतें बढ़ी, जिसमें कुछ और लोग भी आना चाहते हैं, कुछ और कोल प्रोडक्शन करना चाहते हैं। हमें ऊर्जा की जरूरतें इतनी है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है मेरे। अब उस इंपोर्ट को बंद करने के लिए अगर और भी कोई किसी को माइनिंग करना है करे, जैसे कि NTPC कर रहा है, मेरी लिग्नाइट कर रहा है। कोल इंडिया एक बहुत बड़ी कंपनी है जो पूरे विश्व विख्यात है, और उसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे कोल इंडिया के DF दत्ता साहब से और जानने की कोशिश करेंगे कि कोल इंडिया का भविष्य क्या है, कैसा है कोल इंडिया। आइए चलते हैं, बात करते हैं सुनील दत्ता साहब से। नमस्कार। आप लोग का जानकारी देने के लिए पहले ही मैं बताऊंगा कि कोल इंडिया सारा दुनिया का सबसे बृहद कोल कंपनी है। सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस एज ए कंपनी कोल इंडिया ही करते हैं। ये एक महारत्न भी है। अभी तक कोल इंडिया का शेयर इन टोटल प्रोडक्शन भारत में 80 to 84% रहा है फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब 100 टन कोल उत्पन्न होता है तो कोल इंडिया उसमें से 80% करता है। बाकी रहा कोल इंडिया का प्रेजेंट स्थिति भी जो है कोविड का हालत से, जैसे सारे दुनिया आप जानते हैं कि व्यवसाय जो है, बिजनेस जो है वो थोड़ा कठिनाई चैलेंज का सामने पड़ा था। कोल इंडिया भी चैलेंज का सामने पड़ा था, बट कोल इंडिया काफ़ी उभर के आया है इसमें से। हम लोग लास्ट ईयर भी करीब 600 मिलियन टन का प्रोडक्शन किए थे, जो उसका प्रीवियस ईयर से लगभग 1% का ही कम था। बट जहाँ तक ये करंट फाइनेंशियल ईयर का सवाल है, उसमें हम लोग प्रोडक्शन का टारगेट 670 मिलियन टन एंड ऑफटेक का टारगेट 740 मिलियन टन रखे हैं। और जो तेज़ी से डिमांड अभी बढ़ रहा है एंड कोल इंडिया भी उसमें शामिल हो रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये 740 टन और 670 टन इस बार हम लोग टच कर लेंगे। कोल इंडिया का फाइनेंशियल्स का जहाँ तक सवाल है, उसमें भी हम लोग का लास्ट ईयर का भी अच्छा खासी प्रॉफिट रहा, हालांकि थोड़ा बहुत घट गया था पिछले साल से। तो लास्ट ईयर भी 12,000 करोड़ का आसपास में नेट प्रॉफिट था। बट इस साल हम लोग उसको फिर से पुराना लेवल पे ले जाने का ही उम्मीद कर रहे हैं, बल्कि उससे भी बढ़ने का उम्मीद कर रहे हैं, जो 18,000 करोड़ का उसका प्रीवियस ईयर में था। और जहाँ तक इसका भविष्य है, हाँ चैलेंज तो है कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, ये सब भी काफ़ी बढ़ रहा है। बट जितना कोयला का ग्रोथ है वो भी साथ में रहेगा, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी कैनॉट पूरी इसको ऑफसेट नहीं कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी दिन का कुछ ही टाइम में चलता है और उसका स्टोरेज अभी भी उतना अवेलेबल नहीं है। तो कोल का महत्व रहेगा। जितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, रियल टर्म में भी हम लोग एक्चुअली 1 बिलियन टन का टारगेट लिए हैं, तो 1 बिलियन का बाद भी हमारा चलता रहेगा। रिन्यूएबल भी आएगा, इसका शेयर परसेंटेज में कुछ घट सकता है, बट टोटल एब्सोल्यूट अमाउंट में कोल का अभी भी ग्रोथ काफ़ी दिन चलेगा एंड नियर फ्यूचर 10-20 साल से तो चलेगा ही। क्यों कोल इंडिया पूरे विश्व में विख्यात है, इसके पीछे क्या कारण है? कोल इंडिया विश्व में इसलिए विख्यात है, जैसे हम पहले ही मेंशन किया, ये सारे विश्व का सर्वबृहत कोल कंपनी है। इसमें सारे विश्व में खाली नॉट ओनली कोल का उत्पादन में, बल्कि एम्प्लॉय स्ट्रेंथ में भी ये सबसे बड़ा कंपनी
सारा दुनिया में माना जाता है एज एन एम्प्लॉयर, और इसका कर्मकांड से एक एक जगह एक एक इंडिया का स्टेट काफ़ी लाभदायी हुआ है। इसमें जो हम लोग मान लीजिए रॉयल्टी एक्सचेंज कर में जो हम लोग पेमेंट करते हैं वो 50,000 करोड़ का ऊपर होता है सालाना, तो इससे पूरा सोसाइटी का भी लाभ होता है। हम लोग का CSR भी आप लोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। तो कोल इंडिया नॉट ओनली खाली कोल ही प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये सामुदायिक इंस्टीट्यूशन जैसा है। तो इसके लिए इसका ऊपर इंडिया का निर्भरता एग्रीकल्चर को सिवाय मुझे लगता है और एक ही इंडस्ट्री है जो कोल इंडिया है जिससे लोग को मिलता है इंडिया में, इसीलिए ये एक और सवाल उठता है कि कोल इंडिया में पावर सेक्टर्स को कहा जाता है कि कोल जनरेट करके पावर सेक्टर देश में जो रोशनी घरों में मिलता है उस घरों में, तो कोल इंडिया का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्या है वो? आप सही बोले हैं। जैसे कि हम मेंशन किया कि सर्वबृहत कोल कंपनी है, तो कोयला काम में जो आता है उसका मेन काम होता है कि बिजली जलाने में। तो जो भी बिजली आप देखते हैं उसका मेन पीछे जो रॉ मटेरियल है वो है कोल इंडिया का कोयला। कोल इंडिया का BCCL का जो कोयला है वो काम में आता है स्टील प्रोडक्शन में। तो स्टील प्रोडक्शन एंड पावर प्रोडक्शन दोनों में ही आज जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तो दोनों में ही काम आता है ये कोल इंडिया का ही प्रोडक्ट। ये JSSBS स्पोर्ट्स एकेडमी में ट्रायल हो रहा था ना सिलेक्शन के लिए हमारा, तो हमारे मम्मी पापा हमें बहुत सपोर्ट किए, उस समय हमारे साथ आए और हमें मोटिवेट किए और हम पूरा 100%। CMD श्री गोपाल सिंह सर और माननीय कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का हमारे यहाँ बच्चों को स्कूलिंग और हॉस्टल की सुविधा दी जाती है। यहाँ पे सारे फैकल्टीज IITM और सारे सब्जेक्ट के कंसेप्ट को बहुत ही क्लैरिटी के साथ